कर दो। इज एवरी स्क्रीन नॉट प्रॉपर? क्या प्रॉपर नहीं भाई स्क्रीन? ओके 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 स्क्रीन में थिंक पता नहीं यार कुछ तो इश्यूज हैं थोड़े थोड़े से। ये पता नहीं फिट क्यों नहीं बैठ रहा है इसमें। अभी एक बार देखना, अभी ठीक है? ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। अभी एक बार कंफर्म करना, अभी ठीक है? वॉइस ठीक है? वॉइस प्रॉपर है? अभी एक बार देखना, अभी ठीक है? आई थिंक ओके ऊपर नीचे से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ठीक नहीं है, है ना? चलो अभी आई थिंक स्टार्ट करते हैं। ओके है, लेट्स गो। ऑल राइट, तो आज का लेक्चर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक्सपेंशन किया। व्हेन वी से एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देखो हमने अभी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी और मेडिवल हिस्ट्री में हम देख रहे थे किस तरीके से मुगल्स थे, मराठास थे। अभी आई थिंक सारी चीज़ें ठीक है। तो आज का लेक्चर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक्सपेंशन किया। हाँ सर, ओके परफेक्ट। सर व्हाई हैव यू नॉट टर्न्ड ऑन मोनेटाइजेशन? ओके एडमिन सूफी। भक्ति सूफी का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, क्लास में आया करो रोज आके। टाइप करने से अच्छा है कि क्लास में रोज डेली आया करो, है ना? भक्ति सूफी, इसकी बड़ी चिंता भक्ति सूफी। और जब बीच में अभी लेक्चर पीछे बताया था भक्ति सूफी का क्या होगा, तब कहाँ थे? सो रहे थे तब? क्यों? यहाँ स्पैम करने में एकदम देरी नहीं लगेगी। साइड से कट रहा है, साइड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जो देखने लायक हो आपके, जो कट रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लो। चलो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मुगल्स का रूल था, फिर मराठा धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू हुए। यहाँ पे क्या हो रहा था यूरोप में? यूरोप में भी लाइक कि अब हम जो है भ्रमण में निकलेंगे, ठीक है? विश्व भ्रमण में निकलेंगे, ट्रेड करेंगे, बिकॉज इन्होंने शिप्स वगैरह इन्वेंट कर लिए थे। और शिप्स के इन्वेंशन से क्या हुआ था, अब शिप को अगर इन्वेंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको रख के बैठेंगे तो है नहीं, उसका यूज़ करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो वर्ल्ड है वहाँ पे जाएंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। और इस एक्सप्लोरेशन के जर्नी में उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है? अगर हम बात करें यूरोपियंस ने, तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती, ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग कि भाई कौन कहाँ पे ट्रेड करेगा, बिकॉज हर किसी को ट्रेड करना था, हर एक यूरोपियन पावर को ट्रेड करना था। नाउ अब कौन कहाँ पे करेगा, इसको लेके इन्होंने क्लियर कट एक ट्रीटी साइन कर ली। स्पेन और पोर्चुगल, ये मेनली दो लीडिंग पावर्स थे। अगर हम बात करें मेन दो लीडिंग यूरोपियन पावर थे जिनको कि एक तरीके से सी एक्सप्लोरेशन करना था, ट्रेड करना था। तो इन लोगों ने 1494 में एक फेमस ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास साइन करी, विच एम टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द न्यूली डिस्कवर्ड लैंड्स बाय डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू टू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी वर्ल्ड को दो हिस्सों में एक तरीके से डिवाइड कर लिया। द ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड अ डिमार्केशन लाइन विद लैंड्स बिलोंगिंग टू द ईस्ट, विद द लैंड्स टू द ईस्ट बिलोंगिंग टू द पोर्चुगल। यानी कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है, इसके ईस्ट में जितना पार्ट है वो पोर्चुगल का हो जाएगा, ठीक है? एंड इसके जो वेस्ट में जो पार्ट है वो स्पेन का हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप जो देख पा रहे हैं बैंगनी कलर का यानी पर्पल कलर का, ये हो जाएगा किसका? पोर्चुगल का। और जो येलो कलर में है ये हो जाएगा स्पेन का। ऑलराइट सर, ये तो सर ईस्ट साइड में है भैया, धरती गोल होती है, ज्योग्राफी इसीलिए पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ये और ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक्चुअल में इसका वेस्ट ही हुआ, ठीक है?
तो ये ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास है 1494, स्पेन पोर्चुगल, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे ट्रेड वगैरह शुरू होता है। मेन हमारे मुद्दे की बात क्या है? हमारे मुद्दे की बात ये है कि इंडिया में सबसे पहले कौन आता है और इंडिया में कौन रूल करना शुरू करता है। हमारे मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो इंडिया में अगर बात करेंगे तो वास्को डिगामा सबसे पहला व्यक्ति होता है जो भारत का सी रूट डिस्कवर करता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पहला यूरोपियन है जो आया था, बिकॉज अगर हम देखें तो मौर्य टाइम पे भी एक आ चुका है। जरा बताओ उस यूरोपियन का क्या नाम है जो मौर्य टाइम पे ही आ चुका है? क्यों? तो वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो भी तो यूरोपियन था, वो भी तो ग्रीस से आया था, लेकिन वो सी रूट से नहीं आया था, वो लैंड रूट से आया था। तो सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करने वाला, और बहुत लोग बोलते थे इंडिया को डिस्कवर किया था वास्को डिगामा। हमने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में पहले तो यहाँ से कोलंबस निकला था, कोलंबस करके हुआ, तो कोलंबस निकला और वो अमेरिका पहुँचा। उसने बोला मैंने इंडिया डिस्कवर कर दिया, लेकिन बाद में पता चला वो इंडिया नहीं, वो तो अमेरिका है। तो अमेरिका की जो डिस्कवरी वो कोलंबस ने करी थी, लेकिन इंडिया की डिस्कवरी नहीं, इंडिया के सी रूट की जो डिस्कवरी है वो करी थी वास्को डिगामा ने 1498 में। ये आया था कैलिकट में, जो कैलिकट अभी जगह पड़ती है अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट में, तो वहाँ के जो राजा हैं ज़ेमोरिन, वहाँ के उनके कोर्ट में आता है। वो इनका काफ़ी अच्छे से स्वागत भी करते हैं, और कभी कभी ऐसे पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। एंड दैट इज़ कि किस शिप का यूज़ करके आया था ये, तो ये आया था गैब्रियल जो शिप है उसका यूज़ करके, ठीक है। किसका यूज़ करके आया था? जो आपका शिप गैब्रियल है उसका यूज़ करके यहाँ पे ये इंडिया में आया था। ओके, तो 1498 में आया था। उसका काफ़ी अच्छा खासा स्वागत हुआ। ये काफ़ी सारा कुछ यहाँ से स्पाइस वगैरह जो मसाले वगैरह हैं वो लेके गया और वहाँ पे बेचे, और काफ़ी बढ़िया रेट में इसको मिला। इसको मज़ा आ गया, और ये 1502 में फिर से वापस आता है 1502 में, लेकिन इस बार इसका उतना स्वागत नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको कायदे में बोला था भाई कायदे में रहो यहाँ पे, ठीक है। उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो पाता। तो खैर बस इतना ध्यान रखना है कि वास्को डिगामा पहला जो सी रूट है इंडिया तक वो डिस्कवर करता है। कैलिकट के जो राजा होते हैं ज़ेमोरिन, उनके पास आता है बस गैब्रियल शिप से। अब पोर्चुगीज़ के बारे में हमें पढ़ना कितना है? तो सबसे पहली बात तो ये जो वास्को डिगामा है ये पोर्चुगीज़ ही था। तो यानी सबसे पहले कौन सी यूरोपियन पावर इंडिया में एंटर करती है? एंड दैट इज पोर्चुगीज़, ठीक है। तो द पोर्चुगीज़ केम टू इंडिया फॉर वेरियस इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजंस। दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस टोबैको एंड कैशू नट्स, यानी कि तम्बाकू है, ठीक है, और जो कैशू नट्स यानी काजू है, वो यही थे पहले जो सबसे पहले टोबैको और कैशू नट्स ये इंडिया लेके आए थे, ठीक है। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, यानी सबसे पहले यही आए थे भारत में, सबसे आखिर में भी यही गए थे। हम आखिर में जब पढ़ेंगे तो 1961 में पॉलिटी में शायद मैंने आपको बताया भी होगा, 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, ठीक है, और गोवा से इन लोगों को भगाया जाता है पुलिस यूज़ करके, ठीक है। तो 1498 में आते हैं सबसे पहले, और 1961 में सबसे आखिर में जाते भी यही हैं पोर्चुगीज़ ही। फ्रॉम गोवा इनको भगाया जाता है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे हमें 3 पोर्चुगीज़ गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना है, बस 3 के बारे में पढ़ना है और ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं देखना है। फ्रांसिसो डी अल्मीडा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, यही सिंगल टॉपिक पे है। यहाँ पे मैं तो आपको पढ़ाने वाला हूँ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे वॉर्स लड़े, चाहे मैसूर की बात करें, चाहे कार्नाटिक की बात करें, मराठा वाला तो हम पहले ही देख चुके हैं मराठा वाले टॉपिक में, लेकिन जो बाकी हैं प्लासी है, बक्सर है, ये सारे आज हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी मैं कर सकता था, एंड दैट वुड हैव बीन कि भाई एक में मैं आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाता और दूसरे में उनके वॉर्स पढ़ाता। लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो उतना ज़्यादा हमें डीप ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला जो टॉपिक है वहाँ पे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो होता है ये पहला पोर्चुगीज़ वाइसरॉय होता है इंडिया में, और ये एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। व्हाट इज दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, ऑल्सो नोन एज कार्टेज सिस्टम? ये इट वॉज अ ट्रेड लाइसेंसिंग सिस्टम दैट अलाउड द पोर्चुगीज टू कंट्रोल ट्रेड इन इंडियन ओशन। तो जो ये इंडियन ओशन है मेनली इसमें ये ट्रेड कंट्रोल करने लगे। कैसे कंट्रोल करने लगे? तो जो भी शिप्स पास होती थी, जो भी जहाज यहाँ से निकलते थे, उनसे ये एक पर्टिकुलर टैक्स या फिर एक तरीके से हफ्ता वसूली करते थे ये, ठीक है। कौन? ये पोर्चुगीज़। किसने पॉलिसी लेके आया? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। क्यों? क्योंकि जो अरब थे ये इनको ट्रेड नहीं करने दे रहे थे लैंड रूट के थ्रू, क्योंकि लैंड रूट के थ्रू उनका ट्रेड ब्लॉक हो गया था। तो इसी वजह से शिप्स की डिस्कवरी के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि यहाँ पर पानी के थ्रू यानी कि सी रूट ढूंढे जाएं, और फिर इन्हीं को ही काइंड ऑफ पनिश करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे कि अगर यहाँ से पास होगा आपका शिप तो आपको हमें फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो आपके शिप को वहीं डुबा दिया जाएगा, ठीक है। एक तरीके का था कि भाई यहाँ के गुंडे हम हैं, यहाँ के राजा हम हैं, ठीक है। तो अल्मीडा ये पॉलिसी लेके आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। देन आता है एल्बरिक। एल्बरिक को जो है वन ऑफ दी
मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरे पोर्चुगीज़ जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय रहे उनमें से सबसे एबल था, ठीक है, कौन? अल्फांसो डी अल्बरिक, जिसके टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ हम बोल सकते हैं। ये सेकंड पोर्चुगीज़ गवर्नर था इंडिया में और इसने गोवा कैप्चर किया 1510 में। किससे कैप्चर किया? तो जो आदिल शाह था बीजापुर का, ठीक है, आदिल शाह जो था बीजापुर का, उससे कैप्चर किया। और ये कैप्चर करने के बाद एक भटकल में, ठीक है, ठीक है, फोर्ट बनाने की अनुमति भी मिली, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था ये? किसके द्वारा ये अनुमति दी गई थी कि फोर्ट बना सकता है भटकल में? कौन थे विजयनगर एम्पायर के रूलर? कमेंट करके जल्दी बताइए, ये हम पहले देख चुके हैं। और ये पहला था जिसने सती अबॉलिश करी। और इन लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था सती अबॉलिश करने का, वो ये नहीं था कि हम रिफॉर्म लाएं और कितना बेकार हो रहा है वुमेन के साथ। मेन इनका ये था कि जो वुमेन सती करने जा रही हैं उनको पकड़ के काइंड ऑफ हम उनकी शादी पोर्चुगीज़ से करवा देंगे, और पोर्चुगीज़ से जब करवा देंगे तो एक तरीके से जो काइंड ऑफ नस्ल पैदा होंगी या फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो एंग्लो, मतलब काइंड ऑफ उनको क्रिश्चियनिटी में उनको तब्दील किया जा सकता है और वो एंग्लो काइंड ऑफ यूरोपियंस हो जाएंगे, जो कि हुआ भी। तभी आप अगर आप गोवा में जाओ आज तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिश्चियंस मिलेंगे, ठीक है। यस, KDR इज़ द करेक्ट आंसर, कृष्णदेव राय, ठीक है। तो यही कारण है कि क्यों आप गोवा में जाओगे तो बहुत पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखने को मिलता है। आप पौंडीचेरी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वो भी हम देखेंगे क्यों, ठीक है। क्योंकि वैसे बात है, ये यहाँ पर गोवा, दमन, दीव में इनका कब्जा था मेनली, किनका? पोर्चुगीज़ का। और वहाँ पे पौंडीचेरी वगैरह में फ्रांसीसियों का था। देन आता है नूनो द कुन्हा। ही वॉज द पोर्चुगीज गवर्नर हु मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा इन 1530। ये ध्यान रखना है। बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात सरेंडर्ड दीव टू पोर्चुगीज, ये ध्यान रखना 1535 में। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे गवर्नर था कौन? गुजरात का कौन था यहाँ पे? बहादुर शाह था। अब याद कर लो 1535 की बात हो रही है। 1535 समझ रहे हो कब की बात कर रहे हैं? 1535 कुछ रिलेट कर पा रहे हो? किसका टाइम पीरियड होगा? किसका टाइम पीरियड होगा? तुम खुद सोचो। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। सेकंड बैटल यानी कि अभी अकबर नहीं आया है, अभी ये हुमायूं का टाइम है। याद है आपको? हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक रहता है। तो ये वही टाइम पीरियड है जहाँ बहादुर शाह ने तंग करके रखा हुआ था। यहाँ से बहादुर शाह तंग कर रहा था और यहाँ से अफगान तंग कर रहे थे। किसको? हुमायूं को। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जब इसने यहाँ पर मेवाड़ में अटैक कर दिया था बहादुर शाह ने, तो कर्णवती ने राखी भिजवाई थी हुमायूं को। याद आ रहा है? ये वही टाइम पीरियड है। तुमको लग रहा अरे ये तो ये इतना पीछे, हाँ उतना ही पीछे है ये। हमको तो लग रहा था बहुत आगे बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, ये वही टाइम पीरियड है 1535, ठीक है। तो बहादुर शाह को इन लोगों ने मार भी दिया था शिप में, ठीक है। मार के इनको वहीं अरेबियन सी में फेंक दिया था, लेकिन उससे पहले ड्यू जो है इनसे ले लिया था 1535 में बहादुर शाह। बाद में इनको मारा तो बाद में था, ठीक है। तो बस इन तीन के बारे में आपको पढ़ना है। अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी, एल्बरिक, गोवा कैप्चर किया, फोर्ट भटकल बनाने में अनुमति मिली, सती अबॉलिश हुआ इसके टाइम पे, एंड नूनो द कुन्हा जिसने 1530 में कोचीन से गोवा को शिफ्ट किया, और दीव को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था 1535 में फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ओके। अब आती है सेकंड यूरोपियन पावर डच। डच का मतलब होता है नेदरलैंड के लोग। नेदरलैंड के लोग हैं ये डच जो हैं, ठीक है। अब नेदरलैंड में यार पता है, अब कभी भी अगर आपको जाने का मौका मिले यूरोप में, जैसे आप लोग ASO MEA बनोगे या फिर वैसे भी जाने मिले, नेदरलैंड काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत सही है, ठीक है। तो खैर यहाँ ये लोग क्या करने हैं? गर्मी का एंजॉय? बिल्कुल नहीं। क्यों? ट्रेड करने आए। जैसे कि हर कोई ट्रेड करने आ रहा था वैसे ये लोग भी ट्रेड करने आए। अब ट्रेड करने आते हैं, ठीक है। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं 1602 में। अब समझो, जो भी यूरोपियन पावर आए, अभी हमने पोर्चुगीज़ देखा, अभी हम डच देख रहे हैं, इसके बाद अंग्रेज देखेंगे, इसके बाद आप डेनमार्क वाले देखेंगे, इसके बाद फ्रांस वाले देखेंगे। तो ये सब क्या हैं? ये कंपनियां हैं भाई, वहाँ की कंपनियां हैं जो यहाँ पे व्यापार करने आ रही हैं। कोई गवर्नमेंट की नहीं है, मिली है प्राइवेट कंपनियां जहाँ पे व्यापार करने आ रही, मुनाफा कमाने आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो जैसे कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा तुम सभी ने, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है, ऐसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, ठीक है। ईस्ट इंडिया का मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो ईस्ट वाला पार्ट है, इसको ये लोग ईस्ट इंडिया बोला करते थे, कि ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के जा रहे हैं, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया सब आ जाते हैं। ये समझ में आ रही बात? तो 1602 में एक कंपनी बनती है, ठीक है। और आते कब हैं लोग? तो 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री, ठीक है, स्टैब्लिश होती है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो ये जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पर जो मछलीपट्टनम हुआ करता था, अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम बोल नहीं पाते थे तो उसको मसूलीपट्टनम बना दिया, ठीक है। क्लियर है? बाद में इनकी बाद में इनका एक और बेस बनता है बंगाल में, चिंसुरा जो बंगाल में, वहाँ पर भी इनका एक बेस बनता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1605 में ये अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कंपनी कब बनती है? 1602 में। अब बात करते हैं अंग्रेजों की।
अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1599 में बनती है। इनकी कब बनती है? डच की बनती है 1602 में। 1602 में डच की बनती है, याद रहेगा ये चीज़। और अंग्रेजों की कब बनती है? 1599 में, 1599 में बनती है। डच आते कब हैं? 1605 में। लेकिन अंग्रेज कब आते हैं? क्या भैया, अंग्रेज आते हैं 1608 में। यानी कि ये यहाँ से हमें बात ये समझ में आ रही है कि डच कंपनी बनती पहले है, सॉरी बनती बाद में है, लेकिन आती पहले है अंग्रेजों से। कारण उसका ये भी था कि जो डच थे वो पहले से ही सी रूट को डिस्कवर कर चुके थे, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ वो पहले ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे बिफोर कमिंग टू इंडिया। दैट इज़ वाई, क्योंकि ये भी आपका स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस था, इंडोनेशिया की भी अगर बात करें। दैट इज़ वाई यहाँ पे इनके लिए बहुत आसान था कि वो यहाँ इंडिया आ जाते, क्योंकि उनको सी रूट तो पूरा पता ही था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है 1599 में बनती है, दिसंबर 1599 में। 1600 में इनको वहाँ की जो क्वीन होती है, क्वीन एलिजाबेथ वन, उनसे एक रॉयल चार्टर मिल जाता है। रॉयल चार्टर किस चीज़ का? रॉयल चार्टर इस चीज़ का कि आप ट्रेड करो इंडिया में, और सिर्फ आप ही कर सकते हो ट्रेड। तो क्वीन एलिजाबेथ को थोड़ा बहुत ऊज दे के या फिर इनको प्रेज वगैरह करके इनसे चार्टर ले लिया कि सिर्फ यही कर सकती है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली काइंड ऑफ एक यहाँ पर चार्टर मिल गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है। ये बात समझ में आती है आपको? तो 1608 में अब क्या होता है? तो 1608 में जो विलियम हॉकिंस है, इसको भेजा जाता है वहाँ के जो राजा थे किंग जेम्स द फर्स्ट, उनके द्वारा कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी को तो भेजा जाएगा पहले। तो पहले यहाँ के जो राजा हैं उनके द्वारा भेजा जाता है एक ऐसे आदमी को जो कि जहांगीर को प्लीज़ कर सके, बिकॉज जहांगीर उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहा था, मुगल शासक था। तो जहांगीर को प्लीज़ करने वाला भेजा गया, जिसको पर्शियन आती हो, कि जहांगीर ऑब्वियस सी बात है पर्शियन में कम्युनिकेट कर सकता है, और अगर जो बिना किसी कन्वर्टर का यूज़ करके अगर डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा ठीक है नशेड़ी टाइप भी था, जहांगीर के एकदम मैच क्वालिटी खा रही थी उसके साथ। तो जहांगीर को इसने वाइन भी ऑफर करी जाके, लेकिन खैर तो जहांगीर के साथ काफ़ी टाइम इसने बिताया, मनसब भी इसको ग्रांट हुआ 400 का मनसब, लेकिन जहांगीर से ट्रेड परमिट निकालने में तो नाकाम रहा। जहांगीर बोला कि भाई देखो यार, बेवकूफ़ तो हूँ, नशेड़ी तो हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं कहते तुम दारू लेके आओगे, ब्रिटिश दारू, और मैं उसी दारू में जो है पिघल जाऊँगा और तुमको कुछ भी दे दूँगा। तो ऐसा नहीं चल पाएगा बेटा, तवाफ लो और यहाँ से मौज करते हुए जाओ अपना घर। ठीक, वापस आ गया अपना। ठीक है, अब इसके बाद भेजा जाता है, ठीक है, विलियम हॉकिंस अराइव्ड। तो 1608 में, क्या यहाँ पे दो बार लिखा है, एक सेकेंड, ध्यान रखना इनकी भी जो पहली फैक्ट्री ओपन होती है वो 1611 में ओपन होती है। ठीक है, 1611 में जो मसूलीपट्टनम जगह है, ठीक है, हाँ सर बीपीएस का रिजल्ट आ गया। सी से कुछ बोला था ऐसा, क्या बफरिंग हो रहा है? क्या बफरिंग हो रहा है? बाकी लोगों को तो नहीं हो रहा है सर, बफरिंग हो रहा है सर, बफरिंग हो रहा है। चलो, तो तुम लोग कमेंट देखना, अगर मैं तुम लोग के कमेंट देखने बैठ जाऊँ ना थोड़ी देर भी, मतलब हो चुकी क्लास, ऐसा हालत होता है। बफरिंग हो रहा है, भक्ति सूफी कब होगा, रिवीजन कैसे करें जल्दी से बताइए। अलग ही चल रहा है, यहाँ मसूलीपट्टनम चल रहा है, कमेंट में अलग चल रहा है। तो मसूलीपट्टनम जो वही जगह है जहाँ पर ये लोग डच लोग अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये पहली इनकी भी वहीं इस्टेब्लिश होती है। फिर बाद में जो पहली परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है वो सूरत में होती है 1613 में। अभी ध्यान रखें ट्रेडिंग पास, इनको ट्रेडिंग परमिट्स मिले नहीं हैं। ठीक है, और प्लीज़ क्लास में फोकस हो जाए। ठीक है, आप अगर करेंगे तो आपका डिस्टर्बेंस होगा, क्लास आज की काइंड ऑफ थोड़ी सी हल्की सी लंबी होगी। ठीक है, तो इसी वजह से अगर जितना फोकस रहेंगे तो उतना ज़्यादा सही हो जाएगा। नहीं लास्ट के टाइम तुम्हें पता है भूख लग रही है, नहाने जाना है ना, टॉयलेट जाना है, करने लगते हो आखिर में। 1615 में अगर बात करेंगे सर, थॉमस रो जो है, ये थॉमस रो विजिट करता है, इसको भेजा जाता है एंड ही बिकेम सक्सेसफुल। ये अपना शिप, एक हेक्टर नाम का शिप होता है, उसको लेके आता है। अभी ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक बार केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी आई थिंक 5 करोड़ का, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हेक्टर शिप लेके आया था। थॉमस रो विजिटेड जहांगीर का जो कोर्ट है टू रिसीव द ट्रेडिंग राइट, और उसको मिल जाते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक रुक जाओ अभी। ठीक, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स का हो गया। डेन्स आते हैं। डेन कौन है? डेनमार्क वाले। इनका तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, तुम ऐसे समझ लो, कुछ नहीं, मतलब ये नाम मात्र के लिए ट्रेड वेड करने आते हैं और कब आए कब गए कुछ पता नहीं। तो बस एक फैक्ट बस याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट, और वो है पहली फैक्ट्री इनकी ट्रैंकी बार में लगती है, बस
इसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना है 1620 में। 1668 में फ्रांसीसी सबसे आखिर में आते हैं, फ्रेंच आखिरी में आते हैं, ठीक है, और वो पहली फैक्ट्री बनाते हैं सूरत में, ठीक है। अब हम पता है क्या देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो आंखें बंद करो। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास हुआ, जहाँ की बोला गया कि ठीक है यार, पोर्चुगल वाले तुम ईस्ट में जाओ, स्पेन वाले वेस्ट में जाओ। तो ये इन्होंने शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे फ्रांसीसी भी आ गए, ब्रिटिशर्स भी आ गए, डेनमार्क वाले भी आ गए, नीदरलैंड वाले भी आ गए। भाई हमने भी शिप इन्वेंट करी, हमें आगे कोई थोड़ी छिलेंगे बैठ के, ये क्या ट्रीटी ऑफ हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो सब लोग अब निकल पड़े यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन है इंडिया में, पोर्चुगीज़ है। 1498 में वास्को डी गामा आया, ठीक है, कालीकट के राजा ज़ेमोरिन के पास आता है। लेकिन फिर वहाँ पे उसके बाद, क्योंकि पोर्चुगीज़ सबसे पहले आते हैं, एडवांटेज लेते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट 3 गवर्नर जनरल हुए। एक तो कौन सा हुआ, याद करो कौन सा हुआ, पहला जिसने कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया, तो अल्मीडा था वो, ठीक है, कार्टे सिस्टम। एल्बरिक आया, सती एबॉलिश किया उसने, 1510 में गोवा को कैप्चर किया, फोर्ट एट भटकल बनाया उसने, और ये सारी चीज़ें करी। उसके बाद नीनो द कुन्हा आता है, उसने कैपिटल को शिफ्ट किया। और उसी टाइम पे हमें पता है कि क्या हुआ था, 1535 के टाइम पे बहादुर शाह से इन लोगों ने दीव को कैप्चर कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद हमने पढ़ा कि पोर्चुगीज़ के बाद कौन आया, डच आए, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बनती है 1602 में, और जल्दी आ जाते हैं 1605 में, बिकॉज पहले ही इंडोनेशिया के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं, वो पहली फैक्ट्री बनाते हैं उनकी मसूलीपट्टनम में, ओके। देन आते हैं कौन, अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज में अगर बात करें 1500, आंखें बंद रहनी चाहिए, जिसने खोला तो बता रहे हैं, यहीं से फेंक के मारेंगे। हाँ, 1599, ठीक है, पूरी टाइमलाइन चलाओ। 1599 में क्या होता है, एलिजाबेथ से चार्टर मिलता है, स्टैब्लिश होती है कंपनी, ठीक। फिर इसको भेजा जाता है किंग्स जेम्स वन के द्वारा, कहाँ पे, किंग्स जेम्स वन के द्वारा भेजा जाता है जहांगीर के कोर्ट में। किसको भेजा जाता है, हॉकिंस को। हॉकिंस सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, 3 साल बिताया लेकिन फिर भी फेल्ड। फिर 1615 में, वैसे तो इनकी पहली फैक्ट्री बन जाती है 1611 में मसूलीपट्टनम में, लेकिन परमानेंट नहीं थी, परमानेंट 1613 में बनती है सूरत में। 1615 में फिर थॉमस रो को भेजा जाता है हेक्टर शिप का यूज़ करके, वो आता है जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर से बोलता है ये जहांगीर, ठीक है, जाते जाते मरते मरते कुछ तो दे जाओ हमको, तो वो फिर ट्रेडिंग पास ले लेता है जहांगीर से, ठीक है। ये चीज़ समझ आएगी 1615। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएंगे डेन, इसके बाद आएंगे फ्रांसीसी। अब आके खोल सकते हो, ठीक है। तो डेन्स और फ्रांसीसी, डेन्स की पहली फैक्ट्री है ट्रांकीबार में, और फ्रांसीसियों की कहाँ पे, सूरत में, 1668 में। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब ऑर्डर ध्यान में रख लिया। अब पता है, अब आपको भी पता है, इतना तो पता होगा सबको कि अंग्रेज़ों ने हमें रूल किया और 1947 हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, ये तो पता ही है। तो अब कैसे अंग्रेज इन सब को हटाते हैं साइड में। भाई ये सब ना ट्रेड करने आए थे, इनको भी नहीं पता था कि ये इंडिया में रूल करने लगेंगे, या फिर कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि इंडिया में रूल करने लगे थे ये। ब्राज़ील को ले लो, ब्राज़ील वालों को पोर्चुगल से आज़ादी लेनी पड़ी थी, वहाँ पे पोर्चुगीज़ रूल करने लगे थे। ऐसे इंडोनेशिया वाले, ऐसे मतलब बहुत सारी कॉलोनीज़ इन लोगों ने अपनी बना ली थी। इन लोगों को भी नहीं पता था यार हम ट्रेड करने निकले हैं, और हम जो है लोगों का काट के या फिर एक तरीके से काइंड ऑफ उस पूरी कंट्री में ही राज करने लगेंगे। तो धीरे धीरे ये लोग करने लगे थे, ठीक है। तो किस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पे भारत में अपना शासन बनाया, वो हम देखेंगे। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करें, कि ब्रिटिशर्स को अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से लड़ना है, क्योंकि वो भी अपना यहाँ पे ट्रेडिंग, वो अभी सिर्फ ट्रेड तक सीमित है, अभी तक सिर्फ ट्रेड तक सीमित है कि भाई इट इज़ लाइक कि भाई मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। जैसे ये 4-5 दोस्त बोल लो, या फिर ठीक है, ये है कि भाई नहीं मैं रहूँगा, मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है, या फिर मैं अपना हिस्सा लूँगा, ये इनमें ये लड़ाई चल रही है। बाद में इनको पता चला, अरे यार ये तो पूरा ही डब्बा उठाया जा सकता है, इसमें तो पूरा ही अपना राज किया जा सकता है। तो बाद में पता चला। तो किस तरीके से पहले इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट को यहाँ से भगाया, और फिर किस तरीके से यहाँ की जो एग्जिस्टिंग पावर थी, चाहे वो मुगल हो गए, चाहे मराठा हो गए, या छोटे छोटे जो किंगडम्स हो गए, कैसे, ठीक है, उनको हटाया यहाँ पे। तो 2 पार्ट हैं। तो पहले हम ये देखेंगे किस तरीके से अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट को हटाया, क्योंकि पहले तो अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को हटाया होगा यहाँ से, भगाया होगा यहाँ से, तभी तो यहाँ पे लोकल रूलर्स को हटाएंगे या भगाएंगे। सिंपल सी बात है, अपने अंडर में लाएंगे। तो वही है। तो सबसे पहले तो नंबर आता है पोर्चुगीज़ का। पोर्चुगीज़ को 1612 में बैटल ऑफ सुवाली में हराते हैं सूरत में, और यहीं पर उसके बाद 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं सूरत में। 1612 में बैटल ऑफ सुवाली होता है सूरत में, और उनको हरा के, और यहाँ पे 1613 में पहली फैक्ट्री बना लेते हैं। फिर बैटल ऑफ चिंसुरा होता है,
क्या होता है चिंसुरा या फिर बैटल ऑफ बिदारा या हुगली, ये एक्चुअल में एक ही चीज़ है। एक्चुअल में ये बंगाल में आपका हुगली जो रिवर है हमने पढ़ा था, किसकी ट्रिब्यूटरी है, जरा कमेंट करके बताइए हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो वहीं बिदारा या फिर चिंसुरा पड़ता है। और 1759 में यहाँ पे ये बैटल होता है हुगली रिवर के बैंक से बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द डच। डच मतलब नीदरलैंड वाले। जीत किसकी होती है, ब्रिटिशर्स की जीत होती है। तो इनका भी खेल खत्म यहाँ से। ठीक है, इनका भी यहाँ से खेल खत्म हो गया। और ये हुगली रिवर किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ध्यान रखियो, ये किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। जो फरक्का जो यहाँ पे जगह है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। 1974 याद करो, फरक्का बराज बना था। 1996 में फरक्का एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन विच टू कंट्रीज, इंडिया एंड कौन सी दूसरी देश है। तो ये दो बैटल समझ में आए आपको, बैटल ऑफ सुवाली 1612, बैटल ऑफ चिंसुरा या बेदेरा या हुगली 1759। ये दोनों गए पोर्चुगीज डच। डेन का तो तुमको याद ही नहीं रखना है, डेन कब आया कब गया कुछ किसी को पता ही नहीं। ठीक है, तो डेन का कुछ याद ही नहीं रखना। बस डेन का एक फैक्ट तुमको ध्यान रखना है डेनमार्क वालों का, कि ट्रैंकीवार तमिलनाडु में इनकी पहली फैक्ट्री बनी थी। बस इनका ज़्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं इनका यहाँ पे। ठीक है, बैटल ऑफ कोलाचल होती है जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे पता होना चाहिए, 1741 में होती है। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े चौड़ में आ रही थी, तो मार्तंड वर्मा भी लाइक रुको जरा, सब्र करो बेटा, इतना भी क्या जल्दी है। ठीक है, तो इनको हराया यहाँ पे, डचों को हराया था किसने, किंग मार्तंड वर्मा, ट्रैवनकोर के राजा थे। ट्रैवनकोर ये जो जगह दिख रही है आपको, ये है ट्रैवनकोर। ठीक है, ये है ट्रैवनकोर। तो यहाँ पे रूल कर रहे थे किंग, और उन्होंने यहाँ पे डच को हराया था एक तरीके से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इनसे हारी, फिर उनसे अब क्या आता है, अब यहाँ पे आते हैं जरा। ठीक है, बांग्लादेश, बिल्कुल सर मैं हुगली से देख रहा हूँ। अच्छा, इब्राहिम इस्लाम, अच्छा हुगली से इब्राहिम, अच्छा। तो कोलाचल ये हो गया आपका, ऑल राइट। अब पता है अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे थोड़ा सा ये कार्नेटिक वाला जो रीजन है। अब हम पता है क्या देखेंगे, अब हम कार्नेटिक वॉर्स देखेंगे। कार्नेटिक वॉर्स तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कार्नेटिक है क्या चीज़। तो कार्नेटिक एक रीजन का नाम है, ये कर्नाटक नहीं है पहली बात तो। ये कर्नाटक नहीं है पहली बात तो। ठीक है, लोग कर्नाटक बोल देते हैं, लेकिन ये कार्नेटिक ये है, जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो आज का तमिलनाडु है, जो आज का तमिलनाडु है, वो आता है यहाँ पे कार्नेटिक में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, जब मैं बोल रहा हूँ कार्नेटिक वॉर तो यहाँ पे हो रहे हैं, या किसके बीच में हो रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो कार्नेटिक युद्ध हुए हैं, ये हुए हैं अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। हमने देखा पोर्चुगीज़ का खेल खत्म, डच का खेल खत्म, डेनमार्क आया राम गया राम, बचा कौन, फ्रांसीसी। मेन जो इनके लिए सबसे बड़ा हार्डल था ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में, वो फ्रांसीसी थे। और फ्रांसीसियों को कार्नेटिक वॉर से सीमित करके इन्होंने रख दिया एकदम। ये तो नहीं बोलूँगा कि भगा ही दिया, सीमित करके रख दिया। पोर्चुगीज़ को भी ऐसा नहीं कि भगा ही दिया, सीमित करके रख दिया। तभी तो 1962 1961 में फिर भगाना पड़ता है हमें। अगर भगा ही दिया होता तो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से, तो हमें 1961 में थोड़ी ना भगाना पड़ता। ठीक है, तो मेन तो ये है कि उनको समेट के रख दिया, एकदम समेट के रख दिया। इनफैक्ट पोर्चुगीज़ ही थे जो रुके हुए थे, और फ्रांस। ठीक है, मेन तो डेनमार्क तो बिल्कुल नहीं रुके यहाँ पे, और डच भी नहीं रुके यहाँ पे। ठीक है, तो ये कार्नेटिक वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये वॉर होता है। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कार्नेटिक है, ये क्या है, ये तंजौर है। कार्नेटिक है और ये नीचे तंजौर है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये मैसूर किंगडम है, जहाँ पे वुडियार डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। किसका रूल हुआ करता था, वुडियार डायनेस्टी का यहाँ पे रूल हुआ करता था। और यहाँ पे बैठे थे मराठा, देख रहे हो, मराठा सबसे पावरफुल थे। ये जब बात चल रही है 18th सेंचुरी की, तो मराठा उस टाइम पे 18th सेंचुरी समझते हो, अगर नहीं समझते हो तो फिर इतनी लंबी एंशिएंट हिस्ट्री से अभी तक यहाँ मॉडर्न में पहुँच गए, फिर बेकार है सब फिर। ठीक है, तो 1700 से 1800 ये हो गया 18th सेंचुरी आपका। इस टाइम पे मराठा सबसे पावरफुल थे। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। यहाँ मराठा बैठे हुए हैं, यहाँ मैसूर बैठा हुआ है, यहाँ छोटा सा ट्रैवनकोर है, यहाँ तंजौर है, कार्नेटिक वाला रीजन है। अब यहाँ वॉर होती क्यों है, होती इसलिए मैं समझाता हूँ। मेन यहाँ पे थे निज़ाम के अधीन था ये कर्नाटक वाला नवाब, कर्नाटक का जो नवाब था, इनकी राजधानी थी कार्नेटिक वालों की आरकॉट, ध्यान रखना, आरकॉट। ठीक है, तो जैसे कि ये निज़ाम मुग़लों के अधीन था, याद करो 18th सेंचुरी में लगभग 1720 के आसपास की बात है, अगर आपको याद हो। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला ऊपर बैठा था, तो यहाँ पे नहीं आ गया था निज़ामुल मुल्क असफ जाके, भैया मैं तो जा रहा हूँ हैदराबाद, और यहाँ पर उसने इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था। अवध में सादत खान बुरहानुल मुल्क ने कर लिया था अपना इंडिपेंडेंट किंगडम। तो जिस तरीके से ये मुग़लों के अधीन था, ऐसे ही कर्नाटक का जो नवाब है, ये इसके अधीन था, निज़ाम के अधीन में था। ठीक,
एक तरीके से, यानी इसको ट्रिब्यूट वगैरह देता था। अब हुआ क्या, जब इसकी निज़ामुल मुल्क असफ जो यहाँ पे था, ठीक है, जब उसकी यहाँ पे डेथ होती है तो यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ता है एक तरीके से, ठीक है। खैर अभी इसको रोकते हैं, अभी सीधा यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि ये जो मैं अभी बताने जा रहा था इसके लेने देना सेकेंड कार्नेटिक वॉर से, पहले वाले को पहले समझते हैं। देखो 3 कार्नेटिक वॉर हुए टोटल, कितने? 3 इस वाले रीजन में होते हैं, इसीलिए इनको कार्नेटिक बोलते हैं। 3 होते हैं टोटल। पहले वाले का लेना देना, ये वाले कार्नेटिक कर्नाटक लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये रीजन कर्नाटक का नहीं है। पहला वाला जो युद्ध होता है पहला, उसका लेना देना भारत से नहीं होता है, उसका लेना देना होता है किससे? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से। ऑस्ट्रिया में एक बहुत बड़ा घराना हुआ, एक बहुत बड़ा घराना हुआ, उसमें भी सक्सेशन का वॉर छोड़ गया। हर जगह जैसे कि नहीं मुगलों में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में, वैसे हर जगह होते थे। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ यहाँ पे कि गद्दी पे कौन बैठेगा, और बहुत बड़ा घराना था उसका लेना देना, मतलब समझ लो कि कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी, पूरे यूरोप में वॉर छोड़ गई थी ऑस्ट्रिया में। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई, ये ऑस्ट्रिया है। आई थिंक इतना तो पता होगा आप लोगों की, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में। जब वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ा तो अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं ये भी लड़ना शुरू कर दिए। अब इट इज़ लाइक कि वो यूरोप में लड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्यों फिर लड़ रहे हैं? तो अगेन इट इज़ सिमिलर टू कि भाई अगर मान लो कि आप हो, ठीक है, और आप मान लो कि आपका कोई फ्रेंड, मतलब कोई आपका पड़ोसी है, ठीक है, आपके पापा और उस पड़ोसी जो है आपका, उसके पापा के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो आपके और उसके बीच में संबंध ठीक तो नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, आप भी अगर एक दूसरे को कहीं मिलोगे तो लड़ जाओगे, नहीं बताओ लड़ जाओगे नहीं लड़ जाओगे? जैसे मान लो कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा के बीच में लड़ाई है और हम दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूल में क्या हमारे अच्छे रिलेशन होंगे? नहीं होंगे। सिमिलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोग लड़ गए, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स लड़ गए, और इनको भी वैसे भी तो कौन दोस्त तो थे नहीं, फिर दोस्त किस में होंगे? अब कोई जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो दोस्त तो होंगे नहीं, इनको भी ट्रेड करना उनको भी ट्रेड करना, तो उनको भी लग रहा है कि हम ट्रेड कंट्रोल करें, उनको लगता था हम ट्रेड कंट्रोल करें, तो इसीलिए यहाँ पर युद्ध हो जाता है, जिसको पहला कार्नेटिक वॉर बोलते हैं। 44 से लेकर 48 तक होता है ये। जीतता कौन है? फ्रांसीसी जीतते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रीटी साइन हो जाती है वहीं यूरोप में, जिसको बोलते हैं, वैसे मैं पहले तो इसको एक्सला चैपल बोलता था, लेकिन अभी पता चला मुझे, ठीक है, इसको आइला शपील बोलते हैं ठीक है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ आइला शपील जो है, यहाँ से ये पर्टिकुलर जो कार्नेटिक वॉर है पहला वाला, ये रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और 40 से लेकर 48 के बीच में होता है, ठीक है। शुरू क्यों होता है, जीतता कौन है, कब होता है, और ख़त्म किस ट्रीटी से होता है। इन 4 चीज़ों के अलावा और आपको वॉर में कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पेपर में नहीं से काम हो जाता है आपका। अब दूसरा वाला क्यों शुरू होता है वो समझो, ठीक है। दूसरा वाला क्यों शुरू होता है वो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बैटल हुआ था यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँगा, बैटल ऑफ अड्यार बोलते हैं उसको, जिसको बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सेंट थोम के नाम से जानते हैं उसको। ये कब हुआ था? 1746। दिस बैटल वॉज अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक वॉर। तो भैया मेरे कार्नेटिक में वॉर हो रही हैं, छोटी छोटी अलग अलग जगहों में वॉर हो रही होंगी, तो जो अभी मैं बोल रहा था यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी। शुरू क्यों हुआ था ये वॉर? ऑस्ट्रिया में जो वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे भी जैसे निज़ाम का भी सक्सेशन को लेकर था, तो यहाँ पे एक नवाब अनवरुद्दीन हुआ, ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन हुआ सपोर्टेड बाई ब्रिटिशर्स। वो लड़े किससे? फ्रांसीसियों से। तुम समझो, ऐसा है कि जैसे वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है? कोई मल्टीपल लोग गद्दी में बैठना चाहते हैं, यही तो है वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब। कि भाई जैसे शाहजहाँ के मरने के बाद कौन बैठना चाहता था? वो बोलता था शाहजहाँ की नहीं, दारा शिकोह बैठेगा, औरंगजेब बोलता नहीं हम बैठेंगे, तो मेन तो वही दो थे उनके बीच में। तो वैसे ही यहाँ पे एक साइड था, ठीक है, एक तो आपका अनवरुद्दीन था, ठीक है, अनवरुद्दीन था एक साइड में आपका, और एक साइड था आपका चंदा साहिब, ठीक है। तो यहाँ पे अनवरुद्दीन है एक तरीके से, तो इनको वो चाहिए, तो इनका ये ही वॉज सपोर्टेड बाय अनवरुद्दीन वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। और एक साइड था आपके फ्रांसीसी। जीत किसकी हुई थी यहाँ पे? किसकी जीत हुई थी? जीत हुई थी यहाँ पे, ध्यान रखना, फ्रांसीसियों की। किसकी जीत हुई यहाँ पे? फ्रांसीसियों की जीत हुई थी, ध्यान रखना। फ्रांसीसी किसका सपोर्ट करे थे? चंदा साहिब। अब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट फिर भी ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बैटल ऑफ अड्यार होती है, जो पहले कार्नेटिक वॉर का पार्ट है, वो क्यों होती है? सेंट थोम में जो होती है, जिसको सेंट थोम का भी बोलते हैं ब्रिटिशर्स, 1746 में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और ख़त्म किससे होता है? ट्रीटी ऑफ आइला शपील, ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर पे।
सेकेंड कार्टिक वॉर का लेना देना विदेश से नहीं था, भारत से ही था। इट स्टार्टेड विद बैटल ऑफ अंबर। बैटल ऑफ अंबर से शुरू होती है, जो कि वन बाई फ्रांसीसी। कैसे? यह निज़ाम है हैदराबाद, ठीक है, ये आरकॉट है। आरकॉट मतलब वही कर्नाटक वाला, और ये जो मैं बता रहा था अनवरुद्दीन, ये आरकॉट वाला, ये हैदराबाद वाले नहीं है। ये जो मैं अभी नाम लिख रहा था अनवरुद्दीन या चंदा साहिब, ये सब आरकॉट में मामला चल रहा था, हैदराबाद में नहीं। हैदराबाद में फिर वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया निज़ाम के मरने के बाद। एक साइड था मुजफ्फर जंग सपोर्टेड बाई फ्रांसीसी, ठीक है, वर्सेस नासिर जंग, ठीक है। तो इन्होंने, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने फ़ायदा उठाया इसका। ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया किसका? नासिर जंग का। मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किसने किया? फ्रांसीसियों ने किया। जीत किसकी हुई? फ्रांसीसियों की हो गई। किसकी जीत हो गई? फ्रांसीसियों की जीत हो गई। तो बैटल ऑफ अंबर से शुरू हुआ और पौंडीचेरी से खत्म हुआ। यह है ट्रीटी ऑफ अहिला शपील, ठीक है। इंडिया में तो है नहीं, क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज नॉट द रूट कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस वॉर। यहाँ पे तो इंडिया था ना रूट कॉज ऑफ ओरिजिन, यूरोप से तो कोई लेना देना था नहीं, तो पौंडीचेरी में ट्रीटी हुई है। दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही इन बोथ कार्नेटिक वॉर्स फ्रेंच फोर्स was led by whom? It was led by Dupleix. He was a very able military commander, ठीक है, ये बहुत ही एबल था डुप्ले। लेकिन होता क्या है कि इसके अगेंस्ट में स्पेसिफिकली अगर मैं सेकंड में बात करूँ तो ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था। पहले वाले में तुमसे नहीं पूछेगा, बिकॉज पहले में 3-4 थे, उसमें क्लाइव भी था, ठीक है। तो दूसरे वाले में मेनली क्लाइव था। इसने हार नहीं मानी और जाके इसने ढापा बोल दिया आरकॉट पे, बैठ गया भाई वहाँ पे है, ठीक है। तो एक तरीके से जो जीत लिया था फ्रांसीसियों ने, ठीक है, बैटल ऑफ अंबर, ठीक है, फिर सेकंड कार्टिक वॉर, उसमें आखिर में पलटवार कर दिया किसने? क्लाइव ने, ठीक। अब इसे होता क्या है कि फ्रांसीसी डुप्ले को वापस बुला लेते हैं कि तू ना फ्रांस आ जा। और ब्रिटिशर्स ने भी फ्रांसीसियों को लिख के बोल दिया कि यार ये तुम्हारा जो डुप्ले है ना, ये यहाँ पे गंद मचाए हुए, यहाँ पे जब देखो लड़ाई किया रहता है, जबकि ऐसा था नहीं ज़्यादा, ठीक है। डुप्ले बहुत ही एबल मिलिट्री कमांडर था। इन्होंने वापस बुलाया, और जब वापस बुलाया तब उसके बाद होती है तीसरा कर्नाटक युद्ध। इसका लेना देना भाई इंडिया से नहीं था, इसका लेना देना था किससे? 7 ईयर वॉर्स विच वर कॉज बाई ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बाद, ठीक है, इनके बीच में 7 ईयर वॉर्स हुए थे। ये पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में जो शुरू हुआ था, उससे पहले एक बहुत बड़ा मेजर वॉर था, ठीक है, काइंड ऑफ, जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। क्यों ये लड़ रही थी? क्योंकि इनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, ठीक है, इनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, तो उसको लेके लड़ रहे थे। 1756 से लेके 1763 तक लड़े ये। यूरोप में लड़े, अमेरिका में लड़े, अफ्रीका में लड़े, इंडिया में लड़े, जहाँ जहाँ थे वहाँ लड़े। हुआ क्या? तो इसमें ऐसा था जैसे नहीं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हम पढ़ते हैं कि एक साइड ये पावर, एक साइड ये पावर, वैसे ही एक साइड जैसे ब्रिटेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ठीक है, ये सब थे। दूसरी साइड फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, स्वीडन हो गया, स्पेन हो गया, ये सब थे, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइडेड था, ओके। अब यहाँ पे इंडिया में एक जो मेजर बैटल होती है इस पर्टिकुलर थर्ड कार्नेटिक वॉर का जो हिस्सा थी 1760 में, वो थी आपकी बैटल ऑफ वांडी वॉश, जिसको वंडवासी का युद्ध भी बोलते हैं, बिकॉज वंडवासी बोलते हैं वहाँ के लोग, बाकी तो अंग्रेजों ने इसको वांडी वॉश कर दिया था, ठीक है। वंडवासी है वैसे तो, कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट डे तमिलनाडु में ये, ठीक है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में। और इसको जीत लिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डुप्ले नहीं रहा था, डुप्ले चला गया था। अभी कौन था यहाँ पे? अभी था लल्ली, काउंटे दी लल्ली था ये, ठीक है। काउंटे दी लल्ली फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहा था, ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहा था आयरकूट, और आयरकूट ने कूट दिया लल्ली को, और ये एंड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस से। अगेन, क्योंकि इंडिया तो कॉज ऑफ रीजन था नहीं, क्या था? यूरोप में 7 ईयर जो वॉर्स चल रहे थे, तो पेरिस, ठीक है। तो 7 ईयर जो वॉर चल रहे थे वो कॉज ऑफ रीजन था, और पेरिस में ट्रीटी होती है। तो हमें क्या याद करना होता है कि साल क्या था, ईयर क्या था, ठीक है, देन ट्रीटी क्या थी, ठीक है। मेन 2 चीज़ें ये हमें पता होना चाहिए कि ईयर क्या था, ट्रीटी कब क्या थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे पहले वाले में अगर हम देखें तो ईयर क्या था? 40-48, ट्रीटी क्या थे? अहिला शपील, ठीक है। जीता कौन? फ्रांसीसी। सेकंड में 49 से 54,
बैटल ऑफ अंबर इसका पार्ट था, जैसे कार्नेटिक में अड्यार इसका पार्ट था। ट्रीटी कौन सी थी? पौंडीचेरी। थर्ड 7 ईयर वॉर ऑफ सक्सेशन, जो 7 ईयर्स के जो वॉर चल रहे थे वो इसका मेन कॉज ऑफ रीजन थे, ठीक है। जैसे मेन कॉज ऑफ रीजन यहाँ पे पहले वाले में क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे बैटल ऑफ अंबर जो हुआ था, यहाँ पे क्या था? 7 ईयर वॉर्स, और ट्रीटी से खत्म हुआ पेरिस से। ये ट्रीटी में मेन चीज़ ये हुई कि फ्रांसीसियों को फ्रेंच वर लिमिटेड टू देयर आउटपोस्ट, यानी कि जो जो इनकी आउटपोस्ट हैं जहाँ से ये ट्रेड कर रहे हैं बस वहीं से ट्रेड करेंगे। एंड इट रिस्ट्रिक्टेड दिस, पेरिस की ट्रीटी रिस्ट्रिक्टेड देयर फर्दर एक्सपेंशन, कि फर्दर कोई और मत बना लेना और नहीं एक्सपैंड करने का सोचना यहाँ पे, ठीक है। तो इनको लिमिट कर दिया गया था और इनके एक्सपेंशन को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। तो यहाँ से फ्रांसीसियों का भी खात्मा हो जाता है कार्नेटिक वॉर से। तो तीनों कार्नेटिक वॉर का आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन याद रखना है। अब घुसते हैं बंगाल में, अब आएगा मज़ा, अब जो आएगा असली मज़ा आपको, ठीक है। क्या साइड कॉर्नर में क्या पिक्चर में और ही चल रहा है? कहाँ? अच्छा तुम लोग यार बड़े। खैर, तो बंगाल में आते हैं। ओके, तो बंगाल में आते हैं। खैर, तो बंगाल में क्या चल रहा था? बंगाल में ये है मुर्शिद कुली खान। तो हमने देखा था कि जब मुग़ल वीक होने लगे थे तो हैदराबाद में, अवध में और बंगाल में 3 अलग अलग यहाँ पे सेपरेट किंगडम्स टाइप निकल के आए थे, छोटे छोटे। यहाँ पे वो अपना जो हैदराबाद का नवाब है, ठीक है, वो रूल करने लगा था, ठीक है। यहाँ पे सादत, और यहाँ पे अवध का जो सादत खान बुरहान, यहाँ पे असफ जहाँ, यहाँ पे सादत खान बुरहानुल मुल्क, और यहाँ पे मुर्शिद कुली खान। ये बना था पहला नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, 1717 में, ठीक है। 1717 में अगर बात करेंगे तो मुग़ल जो एम्परर है फारूक सियार इशूड अ गोल्डन फरमान। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से ध्यान सुनिएगा। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान, जो औरंगजेब के टाइम पे अपॉइंट किया गया था कि भाई तुम बंगाल में जाओ और देखो वहाँ पे। तब इसको नवाब की ऐसा कुछ उपाधि नहीं मिली थी। इनफैक्ट इसका जो ओरिजिनल नेम था वो सूर्य नारायण मिश्रा था, ऐसा कुछ सूर्य नारायण मिश्रा इसका ओरिजिनल नेम था। इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे भेजा गया था। इसके बाद जब मर गया था औरंगजेब 1707 में, तो 1717 में फारूक सियार ने एक फरमान इशू किया था, इसको नहीं ब्रिटिशर्स को। मैंने बताया था इसको एक बीमारी हो गई थी, तो वो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फिजिशियन ने ठीक कर दी थी। कौन सा फिजिशियन था जो शाहजहां के टाइम पे आया था? कमेंट में बताओ, बताओ। एफ से नाम शुरू होता है उसका, बता जल्दी से, क्या नाम था उसका? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सही कर दिया, खुश हो गया। इसने गोल्डन फरमान इशू किया कि 3000 रुपये बस तुम दिया करना, बिल्कुल टैक्स फ्री ट्रेड करोगे बंगाल में, पहला। दूसरा, तुम खुद के दस्तक भी पास भी इशू कर सकते हो जहाँ पे, ठीक है, मतलब अपने कंपनी के यूज़ के लिए जो भी ट्रेड करना है तुम्हें, तो तुमसे क्या कोई टैक्स वसूली नहीं करेगा, टैक्स नहीं मांगा जाएगा। जहाँ पे लोगों के लिए बहुत 20-30 जो बाद में 40% तक टैक्स हो गया था ट्रेड करने के लिए, तुम्हारे लिए 0% रहेगा। इसी को गोल्डन फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड बोलते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, मैग्ना कार्टा, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट है जिसने इन लोगों को स्वीपिंग पावर्स दे दिए ट्रेड करने के। तो ही वॉज फ्रैंकॉइस बर्नियर, ठीक है, वो फिजिशियन आया था। तो खैर, ये गोल्डन फरमान एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल निभाता है जो अभी हम वॉर देखने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है वो, ठीक है। तो नवाब ऑफ बंगाल बात करें, मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान आता है, फिर अलीवर्दी खान, और फिर अलीवर्दी खान 1756 में मर जाता है। ये अलीवर्दी खान के बाद यहाँ पे बिठाया जाता है सिराजुद्दौला को। ये कौन है? अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा है, यानी अलीवर्दी खान नाना है किसका? सिराजुद्दौला का। जब अलीवर्दी खान मरता है और सिराजुद्दौला थ्रोन पे बैठता है तो सिराजुद्दौला की जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है, बहुत 21-22 साल का लड़का होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये पहला नवाब है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आखिरी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, जब प्लासी का युद्ध हुआ, जो भी पढ़ने वाले हैं उस टाइम पे, क्यों हुआ वो मेन कॉज ऑफ रीजन यही था सिराजुद्दौला, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र का था। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से संभालना है अच्छे से, ये इसमें तो ये महारत था नहीं, और बोला जाता है कि काफ़ी वैसा टाइप था। वैसा टाइप का मतलब है कि ऐसा ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं, अभी ट्रू कितना है उसमें तो खैर वो लोग अपने हिसाब से लिखें कि काइंड ऑफ रेपिस्ट था एंड
सेडिस्ट था। सेडिस्ट का मतलब होता है कि जो दूसरे को दुख में एकदम उसको आनंद ही आनंद आ जाए, ऐसा टाइप यह लड़का था। खैर जो भी हो, लेकिन सिराजुद्दौला मतलब बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं था, ठीक है, काफ़ी क्रूड, थोड़ा सा क्रूड टाइप का था ये। तो खैर जो भी हो, उससे हमें कोई मतलब लेना देना है नहीं। तो सिराजुद्दौला करता क्या है, चिढ़ जाता है इस चीज़ से कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो फ्रांसीसी हैं, इतना ज़्यादा जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन क्या क्या कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन जैसे कि ये लोग मोट बनवा रहे थे ब्रिटिशर्स। फोर्ट विलियम जो पड़ता है ना इनका, फोर्ट विलियम, उसके आसपास ये लोग मोट बनवा रहे थे, फोर्ट विलियम के आसपास। मोट क्या होता है, गड्ढा। गड्ढा इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई अटैक ना कर सके हमारे फोर्ट में। तो फोर्ट विलियम पे ये मोट बनवा रहे थे, तो उससे चढ़ गया था, ठीक है। प्लस ये जो इनको ये मिल रखा था जो दस्तक, जिसके थ्रू ये एकदम 3,000 रुपये दे के इनको कोई टैक्स वैक्स नहीं भरना पड़ता था, उससे भी नाराज़ था। उसका ये था कि भाई अब हम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट है मुगलों से, अब तुमको भरना पड़ेगा। वो सब जो उन्होंने दे के गए थे फारूक सियार, वो फारूक सियार तक की बात थी, अब तो तुमको पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है। ये कहना था किसका, ये कहना था सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला इसीलिए क्या करता है, जब कहीं पे 23 साल, कहीं 21-22 साल, कहीं 20 साल आपको देखने को मिलेगा, तो लोड मत लेना, उम्र नहीं पूछ रहा है तुमसे वो। तो 1756 में ये बनता है नवाब, कहाँ का, बंगाल का, ठीक। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द ट्रेड प्रिविलेजेस एंजॉयड बाई द ब्रिटिशर्स इन बंगाल। तो जो फारूक सियार ने ट्रेड परमिट दिए थे उससे खुश नहीं था ये। सिराजुद्दौला कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। उसने क्या किया, ये जब लोग नहीं रुक रहे थे, उसने मना किया, बोला कि भाई रुक जा, काहे को फालतू दिमाग ख़राब किए पड़ो। ये मुर्शिदाबाद से नीचे आया। मुर्शिदाबाद ऊपर पड़ता है बंगाल में, अगर आप मैप पे देखोगे तो मुर्शिदाबाद ही में ही नवाब बैठा करता था, वही उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में मीर जाफ़र ने उसको शिफ्ट किया था, सॉरी मीर कासिम ने उसको शिफ्ट किया था। तो मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद से नीचे उतरा कहाँ पे, फोर्ट विलियम में, जो कि अगेन सब ये हुगली रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और नीचे उतरा, फोर्ट विलियम में गया और फोर्ट विलियम में अपनी सेना ले गया और इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे माना जाता है कि इसने कुछ जो अंग्रेज थे उनको एक बहुत छोटे से कमरे में सबको बंद कर दिया शाम 6 बजे लगभग। जून, ध्यान रखना, जून 1756 की घटना है ये। कब, जून 1756 की घटना है ये, जब इसने ये बंद कर दिया। गर्मियों का टाइम था, तो दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई सुबह जब गेट वेट खोला गया। अब अंग्रेज जो हिस्टोरियन है वो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे 146 लोगों को बंद कर दिया था इसने, जिसमें 123 लोग मर गए थे, सिर्फ 23 ही बाकी जिंदा बच पाए थे। लेकिन ऐसा बाकी स्टूडेंट्स तो नहीं मानते हैं, बिकॉज जितनी जगह ये लोग बताते हैं कि इतनी जगह बंद कर दिया, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि 146 लोग आ जाएँ। तो हम लोग बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि ओहो इतना क्रूर आ सकता है सिराजुद्दौला, फिर तो सही किया तुमने, वैसा टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो औरंगज़ेब थोड़ा बुरा था, ठीक है, तो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बताओ उसको सुधर, अच्छा इतना बुरा था, तो फिर तो एकदम इसको सारी गलती तो औरंगज़ेब की है। जो हम लोग की रोड टूट रही है ना, ये सब कुछ हो रही है, ये भी गलती औरंगज़ेब की है, ठीक है, ताकि वो आसानी से उस चीज़ को इंस्टॉल किया जा सके माइंड में। तो वही यहाँ पे किया गया, एंड दैट वाज कि किस तरीके से सिराजुद्दौला को और बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि इसने बहुत सारी हत्याएं करी थी। लेकिन जो भी हो, हमें उससे नहीं लेना देना कुछ, कितने लोग की हत्या नहीं कभी पूछेगा आपसे। इसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्लाइव को जब ये पता चलता है, तो क्लाइव, क्योंकि अब याद करो ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1756 का, पीछे आ जाओ। क्लाइव ही तो यहाँ पर अभी बिजी है सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, तो वो तो नीचे बैठा हुआ है। जब उसको पता चला तो भाग के ऊपर गया वो, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने कुछ तो यहाँ पे पहली बात तो इसको कब्जे में लिया, है ना, इसको कब्जे में लिया, किसको, मैग्ना कार्टा। मतलब मैग्ना कार्टा एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा वहाँ के अमीर लोगों को, कि भाई तुम लो और तुमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना है, ओके। फैट मैन में तो सेकेंड वाला वाई ब्रिटिशर्स आए सर, कहाँ पे उसका बोल रहे हो क्या, सेकेंड वाला, ये कार्नेटिक वाला का, बैटल ऑफ ये अंबर वाले का, तो उसमें करेक्ट कर लेना। मेनली तो पहले फ्रांसीसी जीते थे, बाद में ब्रिटिशर्स के पक्ष में हो गया था, आरकोट कैप्चर कर लिए थे वो, ठीक है। लेकिन अंबर में तो फ्रांसीसी जीते थे, खैर। तो बैटल ऑफ खैर अभी बैटल ऑफ प्लासी नहीं, तो रॉबर्ट क्लाइव गया, कैप्चर किया, ठीक है। इन लोगों के बीच में थोड़ी बड़ी मुठभेड़ हुई और यहाँ पे ट्रीटी होती है अलीनगर की 1757 में। अलीनगर जो आज का कैलकाटा है उसको अलीनगर बोलते थे पहले, खासकर जो नवाब होते थे यहाँ पे बंगाल के, वो अलीनगर बोला करते थे इसको। 1757 में यहाँ पे ट्रीटी होती है सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स के बीच में। लेकिन ये बात समझ गया था क्लाइव की ट्रीटी तो हो गई है, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, दिक्कत करेगा, ट्रेड वेड नहीं करने देगा, कुछ तो दिक्कत करना पड़ेगा, अपने मनचाहा किसी को करना पड़ेगा। अब ये छोटा सा है, छोटी सी उम्र का बालक है ये, ठीक है,
50 55 60 साल का बूढ़ा होने को आ रहा है, कौन? मीर जाफ़र। जब मीर जाफ़र को लगता है ये इतना क्रूर है, पहली बात तो छोटा सा लड़का है, ये अली वर्दी खान का दामाद था वैसे, ठीक है, तो ये जो है इसको गद्दी में बैठना था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी इतना बड़ा, हम समझ गए थे, तुम्हारी शक्ल में ही देख के लग रहा है कि जो है नवाब बनने की तुम्हें पूरी खूबी है, कहाँ है लड़के को बैठा लो, ठीक है। तो ये जब सुना मीर जाफ़र ने तो उसको कुछ ये फीलिंग आई, ठीक है। और मीर जाफ़र क्या गया, मीर जाफ़र गया क्लाइव की गोद में बैठ गया। गोद में बैठने से मतलब है कि भाई वो मतलब उसके साथ मिल गया पूरा, एकदम इमेजिन कर लेना, ठीक है, कि होमो तो नहीं था कहीं है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऐसा क्लाइव का जाफ़र का कहना था कि भाई योग्यता कोई पहचान नहीं, बोल रहा, और बोला क्लाइव ने, मैं तुम्हारी योग्यता को पहचानता हूँ, ठीक है, बस मेरा साथ दो, तुम इसको हटाने में तुमको नवाब बनाता हूँ, ठीक है। क्या होता है, इट इज़ लाइक कि, ठीक है, सिराजुद्दौला अपनी पूरी आर्मी के साथ, ये पूरी आर्मी के साथ, ये बैटल 1 साल बाद होती, कालकोठी घटना से 1 साल बाद 23 जून 1757 को, ठीक है। ये क्लाइव है, ठीक है, क्लाइव अपनी कुछ फोर्सेस को लेके आया, ठीक है, कुछ फोर्सेस को लेके आया, इसकी एकदम तगड़ी फोर्स। सिराजुद्दौला भी लाइक आओ बेटा, क्लाइव भी लाइक हा, पूरी फोर्स इधर चली गई। सिराजुद्दौला भी लाइक अरे साला चूना लगा दिया, पूरी फोर्स पूरी आर्मी जाफ़र लेके, मतलब समझ रहे हो, सोचो, इमेजिन करो, लड़ने के लिए खड़े हैं, ठीक है, जैसे नहीं मूवीज़ में होता है, खड़े हैं, मीर जाफ़र पूरी ले उधर है, क्लाइव लाइक का भैया क्या चल रहा है, सब बढ़िया, भागना शुरू किए, मीर जाफ़र के लड़के ने दौड़ा लिए इनको, हाथ में चप्पल लेके पकड़े गए, वहीं मार डाला गया सिराजुद्दौला को। किसको बिठाया गया, जाफ़र को बिठाया गया, ठीक है। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड, फोर्सेस लेड बाई मीर मदान लड़का है मीर जाफ़र का। मीर जाफ़र वॉज मेड द न्यू पपेट नवाब ऑफ बंगाल, देन मुगल एम्पर, उस टाइम पे मुगल शासक ये था। क्यों, ये इसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है? नहीं भाई, इसका कोई लेना देना नहीं था, क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस टाइम का मुगल शासक कौन थे, इसलिए पढ़ना पड़ता है, बाकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था आलमगीर II का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली मीर कासिम जो कि सन इन लॉ था, दामाद। अभी होता क्या है समझो, होता यह है कि जब मीर जाफ़र जो बिठाते हैं तो मीर जाफ़र को ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि मीर जाफ़र से बोला जाता है कि सुनो यार मीर जाफ़र, क्लाइव इतना शातिर आदमी था, ठीक है, नवाब बनाया, देखो सुनो मीर जाफ़र, तुमको नवाब बनाया लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हुआ, तो वॉर इंडेमनिटी के तौर पे 2 करोड़ 10 लाख पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि भाई हम तुमको नवाब बनवाए, खर्चा हो गया भाई, हमारा खर्चा हो गया बहुत, तो 2 करोड़ 10 लाख भिजवा देना। क्लाइव ने लिए, क्लाइव अपनी झोली में बहुत रखता था, बहुत करप्ट आदमी था वो, ठीक है, बहुत, इतना मतलब समझ लो गरीब बन के गया था ब्रिटेन से, और जब लौटा तो इतना अमीर हुआ कि भाई वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खरीद ली, और किसी ने उसके खिलाफ विरोध किया उसको भी खरीद लिया, इतना अमीर होकर गया था वो क्लाइव। तो खैर, तो क्लाइव ने मीर जाफ़र से वॉर इंडेमनिटी के तौर पे 2 करोड़ 10 लाख मांगे, खाली हो गई इनकी राजकोष, पूरा सब कुछ। धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि भारी मिस्टेक हो गया है। जब भारी मिस्टेक हो गया है तो मीर जाफ़र ने क्या किया, फ्रांसीसी जो इनके एकदम कट्टर राइवल थे, इनको अट्रैक्ट कर लिया, इनको बुला लिया। अब तुमको ही पता होना चाहिए कि 1757 की बात हो रही, 1757 की बात हो रही है ये, 1760 में फ्रांसीसी हारे हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में। तो यानी अभी भी ऐसा नहीं ये फ्रांसीसी हार गए हैं और ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई है तो ये लोग लिमिट हो, ना 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 ना, फ्रांसीसी अभी आ गए, ठीक है, सॉरी फ्रांसीसी बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, फ्रांसीसी नहीं, यहाँ पे मेनली तो डच आए थे, ठीक है, मेनली तो डच को बुलाया था, नॉट फ्रांसीसी, डच को यहाँ पे बुलाया गया था। बहुत आराम से हरा दिया ब्रिटिशर्स ने। एंड क्लाइव भी लाइक, अबे इधर आओ, ए जाफ़र, कहा भाई तुमको मेरा नवाब बनाए थे और तुम उस डच को बुला के हमको मरवा रहे थे, क्यों? तो जाफ़र भी लाइक कि भारी मिस्टेक हो गया सर, अब से नहीं होगा, अब से नहीं होगा, ये डाब मारेंगे ना, एक रैप्टा पड़ेगा ना, आगे का डायलॉग अभिजीत से पूछ लेना, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करते हैं, कासिम को बनाते हैं अभी, किसको, मीर कासिम, ये लड़के इधर आओ, तुम में वो काबिलियत दिख रही मेरे को, ये दामाद था जाफ़र का, तुम में वो काबिलियत मुझे पहले दिन से ही दिख रही थी, जब मैंने देखा था, मेरी नज़र पड़ी थी क्लाइव बोला, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था ये लड़का तो यार फिट है पूरी तरीके से,
आज मौका आ गया, बैठो जाके, ठीक है। कासिम को जब बिठाया तो कासिम को तो पता था कि भाई ऐसा टैलेंट वैलेंट तो मेरे में कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो ऐसे चढ़ा रहे हैं अपने उसकी वजह से। तो ये काफ़ी डर गया, खौफ में इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को कैपिटल शिफ्ट कर लिया, ठीक है, कि भाई मुर्शिदाबाद में बैठेंगे तो रोज़ दिमाग ख़राब करके रखेंगे कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर, तो इससे अच्छा है आराम से शांति का जीवन काटेंगे वो मुंगेर में, ठीक है। ठीक है, तो मुंगेर में गया ये, और जब मुंगेर में गया तो पता चला इन लोगों को, ठीक है, किसको, ब्रिटिशर्स को, कि ये भी कुछ तो रणनीति टाइप रच रहा है, ठीक है, कुछ तो जो है ठीक ना चल रहा है। और इसने क्या किया, दस्तक वस्तक ख़त्म कर दिया। और पता है इसने क्या किया, इसने सोचा कि 40% लोगों पे टैक्स लगता है, ये साल ये ब्रिटिशर्स 0% भरते हैं, तो क्यों ना अब इन पे बढ़ाएंगे तो दिमाग ख़राब करेंगे, क्यों ना इसको भी 0% कर दें, तो बात तो वही हो जाएगी बाकी लोगों के लिए भी। इससे ब्रिटिशर्स चिढ़ गए कि बेटा तुमको अपना पपेट के तौर पे बिठाया, तो क्या क्या रहता बहला रहे हो तुम, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इस पर जो है कायदे का वो किया, ठीक है, इस पर चढ़ाई करी, इसको भी हटा दिया, ये इसको भी हटा दिया है, ठीक है। इसकी जगह कोई था लड़का, उसको बिठा दिया, डजेंट मैटर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भागता भागता कहाँ गया, ये भागता भागता गया अवध में। कौन था यहाँ पे, यहाँ का कौन था नवाब शुजाउद्दौला। और पता है यहाँ पे पहले से शरण लेके बैठे थे मुगल, जिनका नाम था शाह आलम II। वो क्यों बैठे थे, अगेन वहाँ पे तुमको पता है नोबल्स कितने पावरफुल हो गए थे, याद करो सैयद ब्रदर्स वगैरह सब। तो वहाँ पे ना, जैसे एक इमादुल मुल्क था, एक नोबल था, वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो भाग के मुगल यहाँ आ गया, शाह आलम II इसकी शरण में, किसकी, शुजाउद्दौला की शरण में। यहाँ से मुर्शिदाबाद मुंगेर बाद में कैपिटल शिफ्ट कर ली थी मीर कासिम ने, तो मीर कासिम भी यहाँ पे जाके बैठा। जब मीर कासिम गया, कहा भैया शाह आलम तुम भी यहीं पे बैठे हो क्या, अच्छा चलो। तो शाम की इनकी मीटिंग हुई, हमारा भी भगा दिए बताओ। ये भी लाइक यार हाँ नहीं बुरा तो होगा तुम्हारा, शाह आलम बेटा कि हमको यार वहाँ से भगा दिया गया, और ये ब्रिटिशर्स भी काफ़ी ठीक नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं एक लड़ाई लड़ लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 3 पाइपर्स वाली उठा रखी थी, तो इनको लगा कि वो अजय देवगन का डायलॉग है ना, वो जब जब मिल बैठेंगे 3 यार टाइप, तो बोले देख रहे हो तीनों लोग भी हैं, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो शाम के जोश में सुबह ये लोग चले जाते हैं, ठीक है। और जब जाते हैं, ठीक है, तो जब जाते हैं यहाँ पे, तो ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाई हेक्टर मुनरो, ध्यान रखियो क्लाइव नहीं, क्लाइव तो अपना भैया बोरिया वोरिया बस्तर बांध के 3-4 शिप्स में, ठीक है, आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, तो 3-4 शिप्स में एकदम बोरिया बिस्तर बांध के कायदे का माल भर के चला गया इंग्लैंड, मस्त जीवन जी रहा है वो अपना यहाँ पे, ठीक है। क्लाइव नहीं है, क्योंकि ये बात कब की हो रही है, बात हो रही है 1764 की। कब की बात कर रहे हैं, 1764 की। हेक्टर मुनरो यहाँ से ब्रिटिश फोर्सेस लेके गया, और ये तीनों इधर से आए। अब तुम समझो, तुमको लग रहा होगा क्या बात है, हैं, एक तरफ ये मुगल शासक है, एक तरफ अवध का शासक है, एक तरफ बंगाल का शासक है, फिर तो मतलब दबा के युद्ध चला होगा, चाहे भले जो भी रहा हो, लेकिन युद्ध, अरे कुछ नहीं। तुम खुद देखो शुजाउद्दौला, उसको छोड़ दो तुम, ये शाह आलम तो खुद भाग के बैठे हैं यहाँ पे। इनके पास क्या पावर है, मीर कासिम के पास नहीं, क्या पावर है इनके पास, क्या पावर क्या है इनके पास, तुम खुद सोचो। इससे पहले का जो था इनका ससुर, वो खुद पपेट था, ये खुद पपेट थे, भाग के बैठे हैं, तो इनके पास क्या पावर है, कुछ नहीं। शुजाउद्दौला के पास थोड़ी बहुत थी। जब और हुआ, मीर कासिम को तो भगा दिए लोग, मतलब मीर कासिम तो भाग गया, कहाँ गया आज तक पता ही नहीं चला उसका। बोलते हैं भीख वीख मांगने लगा, एक झोपड़ी में किसी की तो लाश मिली, बाद में तो मीर कासिम में पाया गया, लेकिन हमारे मतलब का नहीं है। इन दोनों को भी कायदे में ले लिए, ठीक है, इन दोनों को भी पकड़ लिए। कौन, ब्रिटिशर्स लेड बाई हेक्टर मुनरो। बुलाए इनको इलाहाबाद फोर्ट में, आओ भैया क्या बड़ी चौड़ में हो आजकल, सुना है, आओ आओ इनको लेके आओ जरा, कैंची बनाते हैं इनकी, ठीक है। तो इलाहाबाद फोर्ट में इनको बुलाया। इलाहाबाद फोर्ट किसने बनाया था जरा बताना। इलाहाबाद फोर्ट में दोनों को बुलाया, पहले इसको बुलाओ जरा शुजाउद्दौला को, ठीक है। शुजाउद्दौला से बोले, शुजाउद्दौला बेटा ये जो इलाहाबाद और कारा है ना, कारा भी इलाहाबाद के पास में पड़ता है, ये तुम मुगल को दे दो। अब पता है, अब तुम रुको, अब यहीं पे रुको तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, नहीं लिखा है ना, मैं बताता हूँ। ये ट्रीटी क्लाइव ने साइन करी थी, क्लाइव है ये क्लाइव है,
सर अभी तो बोल रहे थे क्लाइव चला गया था, मुन्नो लीड कर रहा था, हैं ये क्या हुआ, क्लाइव फिर से कहाँ से आ गया? क्योंकि अब तो देखो तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ये बैटल ऑफ बक्सर था, बक्सर आज यूपी बिहार के बॉर्डर में पड़ता है, तो वहाँ पे ये बैटल हुई थी, इसलिए बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं 1764 में, जहाँ पे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ शुजाउद्दौला, शाह आलम II और मीर कासिम को हराता है कौन? ब्रिटिशर, लेड बाई हेक्टर मुनरो, नॉट रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जा चुका है। तब हेक्टर मुनरो चिट्ठी लिखता है रॉबर्ट क्लाइव को कि यार क्लाइव यार जीत तो लिए हैं ये हम लोग, और हमें खुद इतना यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, कि हम इतना सब जीत गए हैं, कि भाई हमने बंगाल, अवध और मुगल सबको हरा डाला है, यानी कि पूरा सब हमारे कंट्रोल में आ गया, तो करें क्या अब? जैसे होता है ना कि यकीन नहीं था लेकिन 3 फॉर्म भरे, तीनों में सिलेक्शन हो गया, रेलवे में भी सिलेक्शन हो गया, एसएससी में भी सिलेक्शन हो गया, और एक स्टेट का एग्जाम दिया तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा तो तुम जल्दी से फोन लगाते हो दोस्त को, ताकि उसको थोड़ा जला भी दे और पूछ भी ले कि भाई ये तीनों सिलेक्शन हो गया है, बताओ क्या करें। तो पहले तो उसकी जलेगी, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट फिर भी करेगा, ऐसे करेगा कॉन्ग्रेचुलेट कि एकदम वो भी खुश है तुम्हारी खुशी में, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हेक्टर मुनरो ने चिट्ठी भिजवाई ब्रिटेन में कि क्लाइव की ज़रूरत है, क्लाइव को बोल दो